अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते तीसरी नशिस्त हो जानी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमती कमेटी की, लेकिन नहीं हुई। उसकी बड़ी वजह जो पीटीआई कह रही है कि जी हमारी मुलाकात बानी पीटीआई इमरान खान साहब के साथ नहीं हुई, इस वजह से ये नशिस्त नहीं हुई। उसके बाद फिर ये भी इतलात आई कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जी आप जो अपनी डिमांड है वो लिख कर दे दें, और बीच में फिर ये भी खबर आई कि जनाब उनसे भी आप रिटर्न लें कि वो क्या चाहते हैं, तो यानी कि चार्टर ऑफ डिमांड्स का एक्सचेंज होना चाहिए। बैरिस्टर अली गौहर साहब कहते हैं कि तीसरी नशिस्त होगी, मीटिंग होगी, हम मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी तक लग ऐसा रहा है क्योंकि पीटीआई के अंदर से भी बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के बयानात आ रहे हैं कि कोई कहते हैं कि जी अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर नशिस्त कैसे हो सकती है। बैरिस्टर अली गौहर साहब कहते हैं कि जी मुलाकात होगी, क्यों होगी, बगैर मुलाकात के होगी, यह भी एक बहुत बड़ी अजीब सा सवाल है। दूसरी जानिब हुकूमत का यह ख्याल है कि पीटीआई के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन और बानी पीटीआई इमरान खान साहब एनआरओ मांग रहे हैं, वो बाकायदा हुकूमत से डील करना चाहते हैं, और जिस पर जो मुख्तलिफ, आज अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि कतई तौर पर यह तासुर गलत है और इमरान खान साहब अपने अदालती मामला तय कर कर अदालत के जरिए ही बाहर आएंगे। एहसन इकबाल साहब ने भी कुछ इस पर बात की, वो भी आपको सुनवाएंगे। मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं, मेरे साथ मौजूद हैं शहला रजा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमएनए हैं नेशनल असेंबली में। बहुत बहुत शुक्रिया शहला रजा साहिबा। सेनेटर ताहिर खलील ताहिर सिंधु साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ हैं शाहिद खटक साहब, एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि पहले एहसन इकबाल साहब ने जो आज बात की वो ज़रा सुन लें। ये सियासी कैदी नहीं है, ये क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर कैदी हैं। लिहाजा अगर क्रिमिनल चार्जेस पे कैदी हैं तो आपको अदालत में जाकर अपनी बेगुनाही साबित करनी है और रिलीफ लेना है। हुकूमत तो आपको रिहा नहीं कर सकती। वो कहते हैं जी हुकूमत एग्जेक्टिव ऑर्डर से रिहा करे, तो फिर आप जुर्रत पैदा करें ना, कहें आप अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं। तो ये वो तारीख का इंतकाम होता है जो दूसरों से वो कहता था कि जी हमें ये एनआरओ मांगते हैं, आज वो खुद एनआरओ के लिए भीखे मांग रहे हैं कि हमें एनआरओ दे के रिहा किया जाए। जी, मैं पहले शाहिद खटक साहब से जानना चाहूँगा। शाहिद खटक साहब, एक्चुअली स्टोरी है क्या? मुज़ाकरात होंगे, नहीं होंगे, खटाई में पड़ेंगे, चार्टर ऑफ डिमांड्स जाएगा, नहीं जाएगा, इस पर ज़रा थोड़ा सा हमें एनलाइटन करें, क्योंकि पीटीआई के अंदर से बड़े डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, मुज़ाकरात करने का असल मकसद क्या था? मुज़ाकरात करने का असल मकसद यही था कि हम चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने 9 मई के लिए भी, और 26 तारीख को जो हमारे लोगों को जख्मी किया और हमारे लोगों को एबडक्ट किया और 10-12 हज़ार हमारे कारकुनान को इन्होंने पकड़ा, पाबंद सलासल रखा। देखिए, जुडिशल कमीशन का मकसद ये है कि चूंकि वो थर्ड पार्टी के तौर पे काम करती है, हमारा एक मौक़िफ़ है 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से, हुकूमत का 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से अलग मौक़िफ़ है। तो हम वो तमाम चीज़ें उस जुडिशल कमीशन के सामने रखेंगे जो हमारी बेगुनाही साबित करेगा। चूंकि 9 मई की आड़ में हमारी पार्टी के साथ जो किया, हमारी पार्टी की लीडरशिप के साथ जो हुआ, हमारे लोगों को पार्टी से अलग किया गया, उनके ऊपर जो तशद्दुद, जो जुल्म बर्बरियत जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं कि वो तमाम हकायक जो है वो कौम के सामने आए। और इसके अलावा इन्होंने जो 26 नवंबर को जो हमारे निहत्ते लोगों के ऊपर, पुरअमन लोगों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई, हमारे 13 कारकुनान को। शाहिद खटक साहब, मेरा सवाल ये था कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, ये तो आपकी डिमांड्स है ना, ये तो जब मुज़ाकरात में आप बैठेंगे, कामयाब होंगे, तो तब इस पे जुडिशियल कमीशन बनेंगे। ये हिस्ट्री हमें सारी मालूम है कि किसने क्या जुल्म किया। मैं आगे जाने की बात कर रहा हूं। आप एनआरओ मांग रहे हैं, आपके लीडर एनआरओ मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे? जी देखिए ज़मीर साहब, पहली बात ये कि
हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा आप इधर से लगा सकते हैं। जी देखिए, जब मुज़ाकरात में दोनों तरफ से हुकूमती कमेटी और हमारी जमात की अपोजिशन की कमेटी जो आपस में चीजें डिस्कस करती हैं, तो इमरान खान साहब जो है वो हमारे पार्टी की सरबराह हैं, वो हमारे पार्टी के बानी है। तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है। तो जो चीजें वहां पे डिस्कस होती है ऑन दी टेबल, तो वो जाके अपने हमारे कायद हमारे लीडर इमरान खान साहब के साथ हमने उसके ऊपर डिस्कस करना होता है ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़े। लेकिन जब हमने मुज़ाकरात शुरू किए हुकूमत के साथ, जो चीजें टेबल के ऊपर डिस्कस हुई, तो अब हम हमारी उस कमेटी ने जाके इमरान खान साहब के साथ जेल में वो चीजें डिस्कस करनी है, लेकिन उसी कमेटी को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। जब इनका इख्तियार इतना है, जब इनका मैंडेट इतना है, ये इतने बेबस है, इतने लाचार है कि इनके पास किसी चीज का इख्तियार है ही नहीं, तो फिर ये किस चीज के मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये किस चीज के बातचीत की बात कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं, असल में इनको बहाना चाहिए था कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात से इनकार कर देगी, और असल में मुज़ाकरात का आगाज इन्होंने इस बुनियाद के ऊपर किया था कि जो इन्होंने गोली चलाई, जो इन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया, जो हमारे लोगों को इन्होंने अगवा किया, एबडक्ट किया, उससे तवज्जो हट जाएगी। लेकिन सवाल गोली क्यों चलाई बार बार हम करते रहेंगे। ये वो जब आप उसी वाक़े पे जब आप जुडिशल कमीशन बनवाना चाह रहे हैं, तो फिर तवज्जो कैसे हटेगी? शाहिद खटक साहब, शाहिद खटक साहब, जब आप उसी वाक़े के ऊपर जुडिशल कमीशन बनवाना चाहते हैं, तो फिर तवज्जो कैसे हटेगी? एनीवेज, मेरा सवाल तो जो था वो अपनी जगह है, मैं फिर वापस आऊंगा आपकी तरफ। वैसे अगर जो आपके खदशात हैं हुकूमती कमेटी से या हुकूमत की तरफ से, आप लोगों को चाहिए था कि जो आपके स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के अयाज सादिक साहब, उनके सामने ये मामला रखें। कंप्लीट करने दें जी, ठीक, मुझे कंप्लीट करने दो, उसके बाद फिर आप जरा जल्दी, ताकि मैं आगे चलूं। ज्यादा दिया जी, देखिए मैं जल्दी कर रहा हूं जी। एक ये कि मुज़ाकरात जो हुकूमत मजबूर हुई, दो फैक्टर थे। एक फैक्टर जो 26 तारीख को जो पाकिस्तानी कौम जिस बड़ी तादाद में निकली है, डर गए। दूसरा जो इंटरनेशनल प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है या आ चुका है या मजीद आएगा, तो ये इसलिए मुज़ाकरात के ऊपर बैठे। तो अगर ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, और एहतजाज का है। हम दोबारा अपने अवाम की तरफ जाएंगे। हमने इनको मौका दे दिया, 30 तारीख तक हम इनको मौका देंगे। बिल्कुल सही। अभी वजीर कानून साहब के हवाले से भी कुछ स्टेटमेंट चल रही है कि नारेबाजी और ये जो शोर शराबा है या दहशतगर्दी, इससे मामला नहीं तय होते। शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे वन से मुज़ाकरात की हामी है, और मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि वो अभी भी बहुत सीरियस हैं मुज़ाकरात करने में, मुज़ाकरात को सीधी तरफ लेकर जाने में और किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचाने में। लेकिन ये बीच में अगर हुकूमती वुज़रा इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहेंगे या पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, तो फिर आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी जो कि सिद्के दिल से कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात से नतीजा निकले बेहतरी का, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या सोचेगी? हम हर हाल में ये चाहेंगे कि दोनों तरफ से जो है वो एक मुदब्बराना तरीका इख्तियार किया जाए, और दोनों पार्टीज ये पाबंदी लगा दें कि जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं किसी किस्म के बयानात नहीं आएंगे। लेकिन दोनों पार्टीज में मुख्तलिफ सतह पर मसाइल हैं। पीटीआई में भी सलमान अकरम राजा कुछ और कहते नजर आ रहे हैं और शेर अफजल मरवत कुछ और कह रहे हैं। इसी तरह नून लीग में भी मसला है, कुछ सीनियर लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात ना हो और कुछ बैठे हुए हैं, और पीटीआई में ज़रा ज़्यादा हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं। कल मुलाकात ओपन थी और कोई भी अपने लीडर से मिलने नहीं गया। उससे पहले तो ये कहा जा रहा था कि मिलना है, और अब जो है उनकी तरफ से तो ये बात आ गई है कि दो मसले हैं जिन पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तो ये बात हुकूमत की तरफ से और काफ़ी तरफ से पहले भी कही जा रही है कि मसाइल सियासी नहीं है, ये सियासी कैदी नहीं है, ये 9 मई के हवाले से जो है मसाइल है, और उनको जो है अब उस पर आईनी बेंच में भी बहस हो रही है, वहाँ से भी हमने रिजल्ट लेना है। तो बेहतर ये है कि मामलात को
ٹھنڈا رکھ کے آگے چلایا جائے تو بہت زیادہ بہتری نظر آئے گی. اب منڈے سے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا سیشن بھی ہے اور اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی. سب سے اصل جو کام ہے وہ تو مذاکرات کا اینڈ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی طرف سے تو یہی ہوگا کہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک ڈیولپ کی جائے. ویلکم بیک ناظرین. جی شیلا رضا صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو جلدی کوئکلی ذرا کہہ دیں. ویسے ایک آپ کو خبر دیتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہش منی کیس تھا وہ 37 کاؤنٹس پر ان کے اوپر الزامات تھے, ان کو ان میں سے بری کر دیا گیا ہے. جی شیلا رضا صاحبہ آپ بات کر لیں تو پھر میں آگے ذرا شاہد خٹک صاحب کی طرف چلوں. جی شاہد خٹک صاحب, میں نے کہا کہ میں بہت ذمہ داری سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں پارلیمانی ایڈوائزری کمیٹی میں ہوں اور میں نے خود دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ چاہ رہے تھے کہ بات چیت ہو اور حکومت نے کوآپریٹ کیا. یہاں تک کہ وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کیونکہ طاہر سندھو صاحب سینٹ میں ہوتے ہیں اور ایز سچ وہاں کا نمائندہ نہیں ہے, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت بھی جو ہے وہ خاص طور پہ ان کا اشارہ خواجہ آصف کی طرف تھا کہ ان کی طرف سے جو ہے ذرا ہارش قسم کے بیانات نہ آئے اور اس پر بھی عمل کیا گیا. اور پھر ابھی جو ہے وہ حکومت نے جب کہا تھا پہلے کہ آپ لکھ کے دے دیں تو انہوں نے لکھ کے نہیں دیے تھے, لیکن اب خود جو ان کے لیڈر ہیں ان میں خاصی لچک آئی ہے, وہ لکھ کے بھی دینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ملاقات نہ بھی کرائیں تو پھر آج ہی بالکل شیلا رضا صاحبہ صحیح ٹھیک ہے. میں آتا ہوں. جی کا بھی جو پریشر ہو چکا ہے کوئی پریشر باہر سے نہیں ہے. ٹھیک, اچھا پریشر کوئی نہیں ہے باہر سے. شاہد خٹک صاحب آپ نے کہا باہر سے پریشر ہے, انٹرنل جو ایشوز ہوئے ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری کوشش کی گئی, مذاکرات کی. شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ باقاعدہ ایک ولنگنس تھی جو مختلف پارلیمنٹیرین سے ملتی سینٹ سیشن میں سینیٹرز کے ساتھ, ایم این ایز کے ساتھ, اس میں انہوں نے ان کی بھی ایک ارج تھی. آپ بھی ماشاءاللہ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, تو آپ نے یہ کہاں سے دیکھا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ کیوں ایک تاثر حکومت بنا رہی ہے کہ جناب شاید این آر او ہی چاہیے آپ لوگوں کو؟ جی دیکھیں, پہلی بات یہ کہ سندھو صاحب جو ہے میرے لیے بڑے محترم ہے, لیکن وہ ابھی آدھی مجھے پیپل پارٹی کی اور آدھی نون لیگ کے لگتے ہیں, کیونکہ وہ بڑا جب بھی پروگرام میں بیٹھے ہوتے تو وہ پاکستان پیپل پارٹی کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں. لیکن میں ان کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون اگر شہباز شریف کی آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ آصف علی زرداری کو لاہور, لاڑکانہ, کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹنے والے تھے. اس کے علاوہ جو بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو ان کا موقف رہا, شاہد خٹک صاحب بات قصہ بارینہ ہو گئی, ابھی آگے چلیں, آگے دیکھتے ہیں نا, آگے بہتری کی بات ہے. تو اس طرح تو عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ یہ تو پنجاب کا ڈاکو ہے, اس کو میں چپڑاسی نہ رکھوں, اس کو میں یہ نہ کروں. تو میرا خیال ہے ان چیزوں سے آگے نکلیں. کیا خیال ہے؟ مطلب وہ ایم کیو ایم کے متعلق بھی جو باتیں کرتے رہے. شاہد خٹک صاحب جی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. دو تو ہوتے ہیں, تین لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے, وہ دو ہیں, دونوں حکومتی ممبر ہیں, تو میں ان کے ساتھ ہی نہیں دیکھیں میں آپ کے ساتھ ہوں. جی میں آپ کی ابھی میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. اللہ کرے. جی دیکھیں, آپ جب مجھے انٹرپٹ کرتے تو پھر چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں. تو میں میرے پوائنٹ کی طرف آؤں گا. چلے یہ ماضی جو ہے ان کا وہ اس کی بات میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن ایک چیز یہ دیکھیں کہ ہم نے بڑے بڑے کھلے دل کے ساتھ ہم بیٹھے کہ یہاں مذاکرات کریں. بالکل اگر جی دیکھیں اگر ان کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہم یہ کہنا چھوڑ دیں گے یا یہ قوم کو بتانا چھوڑ دیں گے کہ یہ چور ہے, ڈاکو, لٹیرے, تو یہ تو ہم قوم. دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے آپس میں مل جائیں گے. اور اللہ الحق کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک دوسرے کو یہ اس ٹائم ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہے. باقی رہی بات مذاکرات کے حوالے سے, تو عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ یہ پیغام دیا کہ یہ مذاکرات میں پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں, یہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کر رہا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. رہی بات جی
बाकी तो इनके साथ 8 फरवरी के इलेक्शन में जो हुआ, बेचारे इनकी लीडरशिप सारे हारे हुए, फॉर्म 47 का सहारा इनको लेना पड़ा, फॉर्म 47 के जरिए इन लोगों को लाया गया। बाकी ये ना अवाम में जा सकते हैं, ना ये मकबूल है, ना ये सिवाय इसके ये कि ये इस टाइम बड़े अच्छे ओबीडियंट है, ये कबूल है, बाकी इनके पास कुछ भी नहीं है। और रही बात कि जी हमने अमेरिका को ये बोल दिया था माजी में, हमने वो बोल दिया था, इनकी औकात नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है। आप ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट उठा के देख ले कि अगर अमेरिका को एब्सोल्युटली बोलेंगे तो हम वेंटिलेटर के ऊपर है हमारे मईशत, हम नहीं बोल सकते जब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था अमेरिका को। बाकी इनकी हैसियत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। शायद खटक साहब डोनाल्ड ट्रंप को ये क्या जवाब देंगे? शायद खटक साहब, लेकिन मसला कुछ और भी है ना, मसला कुछ और भी है। अभी मेरे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने एक तरफ तवज्जो दिलाई कि आपके अंदरूनी स्टेटमेंट्स बड़ी डिफर करती हैं। मतलब वो जो आपके वकील साहब हैं जो बड़े, उनके दरमियान और जो मरवत साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब और मरवत साहब के दरमियान अजीब किस्म की जुमलेबाजी एक्सचेंज हो रही है। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए। हमारी पार्टी के इंटरनल मामलात है वो आप किसी भी फोरम के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, ओपनली आके कमेंट्स देते हैं सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं वो इंटरनल अगर करते होते तो मैं जराए से होता तो मैं आपसे ना पूछता। जी जमीर हैदर साहब, चौथी दफा है, उन दोनों को आप बिल्कुल ना रोकते हैं ना उनको इंटरप्ट करते हैं। मेरा मौक़िफ़ है गलत है, ठीक है, अच्छा है, मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ, अपनी कौम के सामने रखा हूँ, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेरी बात मुकम्मल करें जी। देखिए पहली बात जी मैं यही कह रहा हूं, मुझे मुकम्मल करने दे। पहली बात यह कि जो कमेटी बनाई इमरान खान साहब ने, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने पूरे के पूरे एतमाद का इजहार किया। खान साहब की जेल से स्टेटमेंट आई कि पूरा का पूरा इख्तियार है इस कमेटी के साथ। तो जो कमेटी बनी, जब उनके साथ बातचीत हुई पार्लियामान के अंदर, तो वो कमेटी चाह रही थी कि हम अपने बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ मिलकर चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी है मुज़ाकिरात के लिए, आप उनको अलाउ नहीं कर रहे, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी है, और उसके बाद फिर कहे कि जी शेर अफजल ने ये स्टेटमेंट दे दी या सलमान अकरम राजा साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी, वो मैटर नहीं करते। मैटर ये करती है कि जो कमेटी बनी है वो इमरान खान के साथ बैठ के क्या डिसाइड करती है। हमारे पार्टी का जो इख्तियार है, जो फैसले का इख्तियार है, वो हमारे इमरान खान साहब के, जो हमारे पार्टी के चेयरमैन है, उनके साथ है। तो अगर या मैं कुछ कहूं या कोई दूसरे पार्टी का लीडर कोई स्टेटमेंट दे, ये मैटर नहीं करता, मैटर करते हैं इमरान खान साहब। तो जब आप जेल से उनके ऊपर मुलाकात की पाबंदियां लगाएंगे तो आगे क्या करेंगे? ठीक, बिल्कुल सही। शैला रजा साहिबा, अब सवाल यह पैदा होता है कि एक कमिट किया गया कि जी मुलाकात करवाई जाएगी चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान साहब से, लेकिन वो अभी तक ताहाल हो नहीं सकी। कुछ लोग ये भी तबसरा कर रहे हैं कि शायद हुकूमत या हुकूमती कमेटी इतनी ताकतवर नहीं है या नहीं थी कि वो बाकायदा उनकी डिमांड के मुताबिक जरा खुली जगह पर, ओपन जगह पर बाकायदा कोई मुलाकात अरेंज करवा सकती बानी पीटीआई इमरान खान साहब के पास। शैला रजा साहिबा, कल उनसे मुलाकात का दिन था, फैसल चौधरी साहब ने फोन किया तो उनको बताया गया कि जी मुलाकात का दिन है, लेकिन कमेटी का कोई भी शख्स जो है वो उनसे मिलने जेल नहीं गया। पता नहीं है अपने अंदर की खबरें क्यों नहीं रखते, पूरी दुनिया में फसाना बनी हुई है ये बात। शैला रजा साहिबा, कोई भी शैला रजा साहिबा जी, शैला रजा साहिबा, मुज़ाकराती कमेटी की इन्ना एज अ होल, यानी कि पूरी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी मुलाकात की बात हो रही है। इंडिविजुअल्स की को फोन करना फैसल चौधरी साहब शायद नहीं है जी उस कमेटी में। जी शैला रजा साहिबा, ये जा सकते थे, रात को लिखवा सकते थे, सबको पता था मुलाकात का दिन है, लेकिन नहीं गए। दूसरी बात ये है कि शैला रजा साहिबा, सवाल है शैला रजा साहिबा, सवाल यह है कि जब कमेटी ने कमिट किया कि पूरी कमेटी की, हुकूमती कमेटी ने कमिट किया कि जो ऑपोजिशन की पूरी कमेटी है उसकी इकट्ठी एक मुलाकात करवाई जाएगी, ये कमिटमेंट आई थी हुकूमती कमेटी से। मेरा जो कहना है वो यही है कि हुकूमत तो अपनी इंटेंशन ये शो कर रही है कि उसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके हाथ से भी 2 से 3 नाम अगर लिखवा दिए जाते, नॉर्मल एक रूटीन डे था जिसपे उनकी मुलाकात थी, तो मना ना होता, लेकिन किसी ने जहमत नहीं की।
शैला रजा साहिबा, एक्सक्लूसिव मीटिंग होनी थी मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई के साथ। मैं बार बार ये दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि आपके दो सीनियर, राजा परवेज अशरफ साहब, नवीद कमर साहब, उस कमेटी का हिस्सा हैं। हाँ, लेकिन इजाजत जो है या जो भी इस किस्म की परमिशन है वो हुकूमत ने देनी है। इसका मतलब है कि हुकूमत की इंटेंशन नहीं है, उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं। आपने कह दिया कि हुकूमत की इंटेंशन नहीं है, मतलब पीपल्स पार्टी की इंटेंशन है। हाँ, लेकिन मुज़ाकरात तो हुकूमत ने करने हैं। अगर कमीशन बनाना है तो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना है, और इनको भी समझना चाहिए कि ये एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स हो सकती है, क्योंकि खलील ताहिर से बैठे हैं। अगर कमीशन बन भी जाता है और वो अपनी रिपोर्ट दे भी देता है, तो कमीशन बनने और अपनी रिपोर्ट देने तो कोई हर्ज नहीं है जी, कमीशन तो बना देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि वो इशू है, वो इशू है यहाँ तो सही बाउंड नहीं है कमीशन की रिपोर्ट की, और कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुकदमा अपने फैसले सुनाने की। सही, बिल्कुल सही। सेनेटर साहब, अब आप मुझे बताएं कि क्या ये वाकई कोई कमजोरी है, कमिटमेंट के बावजूद एक्सक्लूसिव मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से नहीं करवा सके? कोशिश की या नहीं की, ये आप बेहतर जानते हैं, बता सकते हैं, या इस पर भी आप लोग कोई प्रेशर में हैं कि नहीं करवा सके? नादर साहब, मैं शायद सकता बड़ी भाई साहब एहतराम है, वो माइक करके पता नहीं क्यों किस बात से कि मैं पीपल्स पार्टी की बात की और नीम की बात की है। मैं ये तो एडमिटेड फैक्ट है कि अली किसलजर ने ये बात की थी, और ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि क्लिंटन ने फोन किए थे मियां नवाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर थे, इसके बावजूद वक्फे हुए थे। फिर हमने भी, हमारे दरमियान ज़ाहिर है बहुत सारे प्रॉब्लम थे, ये डेफिनेट एडमिटेड फैक्ट है जो शाद खट्टर साहब ने फरमाया, लेकिन हमने जमहूरियत से बहुत कुछ सीखा है। तो क्या यही काम है? क्या किसी गजवा का या सुलह हदीबिया का या बाकी जो दूसरी जगह अजीम है उसका जो हल है वो टेबल टॉप पे नहीं निकलता, मुज़ाकरात पे नहीं निकलता? दूसरा, शाहद भाई दराज हो गए, जब चीजें टेलीवाइज हो जाती हैं, आपने अब दोबारा चला दी। क्या रीमा खान साहबा ने नहीं कहा कि ये लोग बानी को नहीं निकाल रहे थे, हमारे अपने लोग? तो नहीं कहा, कहते कि नहीं कहा। दूसरे नंबर पे क्या मरवत साहब को टेलीविजन पे आके सलमान अकबर राजा साहब ने नहीं कहा और मरवत साहब ने जवाब नहीं दिया? तो जब ऐसा चीजें मैटर जो पब्लिक हो जाए, टेलीवाइज हो जाए, तो फिर आपको भी लीगल राइट है, मुझे भी लीगल राइट है, शैला बहन को भी लीगल राइट है, हम उस पर बात कर सकते हैं। क्यों नहीं बात कर सकते? या तो उनकी बात हो रही है। दूसरे नंबर पे आपने बात की है, सही, बिल्कुल आपने क्लैरिफाई कर दिया। जरा मुझे सेनेटर साहब, मुझे मेरे सवाल का जवाब भी दे दें। मैं दे रहा हूँ। एक तो ये है कि देखिए, जरूरी है कि मतलब क्या किस किस्म का ये बता दे किस किस्म का आजाद। अभी जो शैला साहब फरमा रही थी बिल्कुल दुरुस्त है कि एक रात पहले नाम भेजे जाते हैं, उसमें अपनी कमेटी के कुछ लोगों के नाम लिखवा देते, या जितने भी नाम लिखवाने थे, फिर अगर इनको इजाजत नाम देती फिर ये बात करते। किसी का तो कोई मिलने ही नहीं गया उनको। तो नंबर 2, अगर 2 लोग मिलेंगे, अगर ये 5 एक मिसाल लगे 5 लोग हैं, 3 मिल लेते हैं, इन्होंने तो करना क्या है? बात तो आपको फिर मुज़ाकरत नहीं होनी है, और वहां पे मुज़ाकरत होंगे। मैं खुद चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है, मेरा फिर ये कहता है कि माशी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम ऑटोमेटिकली आएगा। ये मुल्क के लिए बेहतर है। यही मैं शाहद भाई को, शाहद खट्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बल सबमिशन कर रहा हूँ, इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं, लेकिन इस पे ऐसी बातें ना करें। आप देखिए कल का जो ट्वीट है खान साहब का, वाली का, परसों का, जो मीडिया के साथ किया, किसी को इस प्राइम मिनिस्टर को किस लफ्ज से उन्होंने पुकारा है? क्या ये आपको संजीदगी से ले रहे हैं? क्या ये अगर संजीदगी से ले रहे हैं तो क्या इस मौका पर ऐसे लफ्ज कहने चाहिए जो उन्होंने कहे? लेकिन हम इसके बावजूद, हमें हमारी तरबियत भी नहीं है और हमें कहा गया कि आप ऐसी कोई बयान नहीं देंगे, क्योंकि कबूतर जो है वो कौवे की जुबान नहीं बोल सकता। शायद खट्टर साहब, आपने भी वही शैला रजा साहिबा वाली बात की। मेरा सवाल ये था कि जब कमेटी ने कमिट किया है एक्सक्लूसिव मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग बानी पीटीआई से, तो फिर आप ये अगर कह के ये दिस इज नो एक्सक्यूज के 2-3 नाम आप उनके भी डलवा देते, वो जाके मिल लेते। तो इफ यू कैन कमेंट ऑन इट क्विकली, क्योंकि आपकी आवाज भी जरा खराब हो रही है, मैं चाह रहा था। जी राजा साहब, गौहर यूथ साहब इससे कहा है कि हमें एक्सक्लूसिव खुला माहौल चाहिए। खुला माहौल क्या है? किसी ग्राउंड में मुज़ाकरात नहीं बनी से ज़ाहिर है, किसी कमरे में, जेल के मैनुअल के मुताबिक किसी कमरे में, किसी टेबल पे, किसी कुर्सी पे बैठ के वहां पे बात होनी है ना। और हमें बताया तो किस किस्म का खुला माहौल चाहिए इनको। सही,
ज़मीर साहब मैं इस पे कमेंट करना चाह रहा हूँ अगर आपकी इजाजत हो। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। शाहिद खटक साहब मुझे ये बताएं कि वाकई कोई ऐसी एक्सक्लूसिव मीटिंग की कमिटमेंट थी या ये भी जो है वो ऐसे ही थी बात के जी बस हुई नहीं हुई या हुई थी? जी देखिए, शैला रजा साहब बैठी हुई हैं, वो फॉर्मर स्पीकर भी रही हैं सिंध असम्बली की भी, अभी भी अक्सर चेयरपर्सन होती है हमारी कभी असम्बली में। इनको पता है कि MNS का जो है ये उनका प्रोरोगेटिव है, ये उनका प्रिविलेज है कि वो किसी भी टाइम किसी भी विजिट का जेल का विजिट कर सकते हैं किसी भी टाइम, और ये हमारा इस्तेहकाक है। तो चूंकि इसमें आधे से ज्यादा जो हमारी कमेटी है ये सारे के सारे पार्लियामानी मेंबर्स हैं, तो वो वैसे भी अगर जेल नॉर्मल के अलावा आम रूटीन में भी जेल विजिट करना चाहें, वो अंदर जाना चाहें, वो बैरक देखना चाहें, वहां पे विजिट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन इधर MNA की ये हैसियत है, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब जो हाउस के अपोजिशन लीडर हैं, असद कैसर साहब जो एक्स स्पीकर रहे, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर है। इसी तरह जितने भी मेंबरान हैं इस कमेटी में हमारी तरफ से, वो सारे के सारे या मौजूदा ऑफिस होल्डर हैं या एक्स ऑफिसो है। तो जब इस मुल्क में एक MNA, उसकी हैसियत यह है कि वो जेल में रूटीन में भी नहीं जा सकता, छोड़े इस मुज़ाकराती कमेटी के अलावा। जी देखिए, ये इतना मुश्किल नहीं है असल में। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया शाहिद खटक साहब, शाहिद खटक साहब बेहतर की तरफ। बिल्कुल सही, ठीक है शाहिद खटक साहब, अब ये जो अभी तक जो सूरत हाल हमारे सामने है, इसको देखते हुए आपको लगता है कि मुज़ाकराती अमल आगे चलेगा? जी देखिए, ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है ये तो हुकूमत के ऊपर आएगी। ये देखिए, हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने जो कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूं, तो इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जब आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को दीवार में चुन देंगे, उनको दीवार से करेंगे, इधर हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते, तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? ये तो वाज़ेह है कि जी सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वेरी राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। शैला रजा साहिबा, एक तो ये कि अभी कैबिनेट एक्सपेंशन की खबरें सुन रहे हैं और फिर दूसरा कुछ तल्ख बातें भी की बिलावल साहब ने भी, और उसका फिर जवाब भी आया बगैर नाम लेके मरीम नवाज साहिबा ने भी दिया। अब आपको क्या लगता है कि कोशिश तो फिर दोबारा की जा रही है कि हुकूमत PMLN चाह रही है कि पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर काबीना में शामिल हो? देखिए, चाहना एक अलग बात है, और जिस बुनियाद पर, या ये मैं कहूँ कि जिन कंडीशंस पे हमने कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे और आपका मैनिफेस्टो है आप उसके अकॉर्डिंग जो है करें, हम नहीं चाहते कि आप हमें मिनिस्ट्रियां दें, लेकिन हमारे कुछ राइट्स हैं हमारे सूबे के, उनमें आप हमें ऑन बोर्ड लें, तो उस पे जो है वो इश्यूज हैं, बिल्कुल मसाइल आ रहे हैं। बिल्कुल सही, लेकिन माजरत से शैला रजा साहिबा, माजरत से आपके MNA, सीनियर MNAs का कुछ का ये ख्याल है कि ठीक है, जब सपोर्ट दी हुई है तो फिर कुछ लोगों को मिनिस्टर बन भी जाना चाहिए। मतलब कोशिश है, कोई इंटरनली कोई इस किस्म की बात होती है, या PMLN वाले आप लोगों को, PMLN वाले मतलब वैसे ही मुलाकातों में बैठे हुए कैफेटेरिया में इधर उधर कहते हैं कि यार बस करें, आ जाएं, शामिल हो जाएं? ये बातें तो चलती रहती हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज ने एक तो ये सीखा है कि उनकी जो नजरियाती इख्तलाफात हैं उनको जातियात में नहीं लेना है। और देखें, CCI और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, और CCI की मीटिंग 3 महीने बाद होनी चाहिए, नहीं हो रही इश्यूज हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेनेटर, बिल्कुल मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, फाइनल कमेंट सर। एक तो ये कि क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, क्विकली सर। ज़मीर रजा साहब, देखिए, जो भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगर तरजीह कर रहे हैं तो वो बड़ी, मैं समझता हूँ उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको रिड्रेस करना चाहिए, हम करेंगे भी, लेकिन हम उसको बड़ी खंदा पेशानी से लेते हैं। हमने कभी जो शैला साहब ने फरमाया कि
इट डज नॉट मीन हरगिज कि हम लड़ाई करें, ये कभी नहीं होगा, और ना हम इकट्ठे मिलकर चलेंगे, इकट्ठे हुकूमत जो 5 साल पूरे करेगी, लेकिन जो भी इनके खिलाफात है, जो भी खिलाफात है उनको रिजेक्ट। बिल्कुल सही। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मामला हुए उन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब, माहिर कानून है, बहुत गहरी नज़र रखते हैं जो इस वक्त मामला चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब। हाफिज साहब, आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़े सख्त किस्म के आर्गूमेंट्स हुए और कुछ सवालात ऐसे भी ख्वाजा साहब से किए गए और वो जवाब भी नहीं दे सके। ये मामला जो इस वक्त चल रहे हैं, कुछ जजेस ने बड़े सख्त और संजीदा किस्म के सवालात उठाए और जिस पे उन्होंने कहा कि अगर ये मामलात इसी तरह हैं तो फिर तो पीछे चलनी चाहिए बात और जानी चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में, जो कि तैयारा साजिश केस जनरल परवेज मुशर्रफ वाला। तो क्या ये अब आपको क्या लगता है कि एक कंडीशनल इजाज़त होती है जिसके तहत सज़ाएं भी हुई, माफ़ियाँ भी हो गई, अब आगे आपको क्या लगता है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से? जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़मीर भाई, एक तो ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो केस चल रहा है, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर की जजमेंट दी थी, उसके ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जो है एक अपील चल रही है। अब ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये केस फ़र्स्ट इंप्रेशन का केस नहीं है। फ़र्स्ट इंप्रेशन का केस वो होता है कि पहली दफ़ा को कॉज ऑफ एक्शन आए और चलते चलाते पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट फिर आप प्रेडिक्टेबिलिटी पे चले जाते हैं कि फ़ैसला करेगी क्या या किस तरह होना चाहिए। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला इस वक्त चल रहा है कि सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 3 चीज़ें जो हैं वो इस पर अभी तक जो है वो चीज़ें एग्री हो चुकी हैं। एक एग्री इस चीज़ के अंदर हो चुका है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है कई दफ़ा मिलिट्री ट्रायल के कोर्ट्स को, सिविलियंस को जो किया जाता है उसको वैलिडेट करती रही है। एक और चीज़ इसके अंदर आई है कि 1972 से लेके 2022 तक 1875 सिविलियंस ऐसे हैं जिनके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुए और उनमें से 2018 से 2022 तक जो पीटीआई का दौर था 180 सिविलियंस के ट्रायल हुए हैं। और हर बार जब वो जजमेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंटेंस के तौर पे जाती है तो उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाता है, देखा जाता है, एवेल्युएट किया जाता है और उसके बाद एक फ़ैसला आता है। कभी वो सस्पेंड हो जाती है, कभी सेट असाइड हो जाती है, कभी जो है वो कंफर्म कर दी जाती है। इसमें से 1975 की एक FBLA की जजमेंट है, उसके बाद 1995 की शाहिद अब्बासी की है, 2007 की मुश्ताक अहमद की है, 2015 की डिस्ट्रिक्ट बार की और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो 2017 की है जो सैयद ज़मान की है। साहब जो क्वेश्चंस उठाए नहीं, अब क्वेश्चंस मैं चाहूंगा कि हिस्ट्री हमें मालूम है कि पीटीआई के दौर में जो आपने बताया कि ट्रायल भी हुए, सजाएं भी हुई, मैं जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनको एड्रेस किया हुआ है इन सारे क्वेश्चंस को। अब आज की जो आप बात करते हैं वो ये है कि जस्टिस नईम अख्तर, एक चैलेंज इस बुनियाद पे किया जा रहा है कि जी जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल है उसके अंदर फेयर ट्रायल का प्रोसेस नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। सही। आज जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मैंने एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट जो है, मेरे पास जब सेंटेंसेस आई थी तो उसके अंदर मैंने जो देखा है कि आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी अप्लाई होता है, आपका कानून शहादत ऑर्डर भी अप्लाई होता है और वो जो सेंटेंस सुना के जजमेंट दी जाती है उसको भी मेरे चैम्बर्स के अंदर लाया जाता है और वो सारी चीज़ें होती हैं, चार्ज फ्रेम, कॉपीज़, अपनी मर्जी का लॉयर, उसके बाद ये है कि क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं आप 342 की स्टेटमेंट, उसके बाद फिर अपील का भी है, अपील 133 भी हाई कोर्ट। जस्टिस रिजवी ने ये कहा कि जी मैं एज ए डिफेंस काउंसिल मिलिट्री कोर्ट्स में अंदर आता हूँ और मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि प्रोसेस वही है जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर। और इवन उन्होंने ये कहा कि इन कोर्ट्स के अंदर जो है एक फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट होता है कि अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मिलती तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो चीज़ें अब आपको कही जाएं। अब तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है
کہ کیا جو اوفینس ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ ہائی جیکنگ کا کیس جو ہے، اب ہائی جیکنگ کا کیس جو ہے سزا آپ نے کن اوفینسز پہ دینی ہے؟ اسی ٹرائل میں ایک اور سوال بھی تھا کہ جی جو مقدمات بنے تھے ان تمام پہ میں 9 مئی کے حوالے سے وہ سارے اینٹی ٹیررزم کورٹس تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ٹی سی سے ایک دم کس طرح مطلب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، یہ تقریباً جو تھے 5000 سے زیادہ لوگ تھے جن کے کیسز جو ہیں وہ ایگزامن کیے گئے، جو آج فیڈریشن کی جانب سے ایک سبمیشن بھی کی گئی، اس میں سے ضمیر صاحب 105 لوگ ایسے تھے جنہیں آپ نے سلیکٹ کیا یا آپ نے اپنا جو لا کی اپلیکیشن ہے اس کے نیچے اپنی جو پار تھی اس کو ایکسرسائز کیا اور اے ٹی سی سے جا کے آپ نے ان کی کسٹڈی جو ہے وہ مانگی ہے۔ اب ان کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک آ جائے کہ جنہوں نے حصہ لیا، جو موقع پہ موجود تھے، جنہوں نے ڈسٹرکشن کی اور جنہوں نے لا کی وائلیشنز کی۔ اب یہاں پہ دو چیزیں، ایک چیز یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ملٹری اتھارٹیز نے ایک ریسٹرینٹ شو کیا ہے کہ سارے لوگوں کی بجائے کچھ لوگوں کو اس کے اندر ڈالا ہے کہ جن کا رول سب سے زیادہ وہاں پہ انہیں نظر آیا ہے، یہ ایویڈنس اس لیول کی آئی ہے کہ انہیں ٹرائی ہونا چاہیے، تو اس کا آبجیکٹو ایک ڈیٹرنس، لا کی اپلیکیشن تو آپ سب پہ ہے نا، ہر وہ شخص جو ہے جو پاکستان آرمی کا ریگولر امپلائی نہیں ہے اس کو سٹیزنز پاکستان کے میں آتا ہے اور اس کے اوپر آپ ملٹری ایکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے آرٹیکل 8 کے نیچے پروٹیکشن بھی ہے اور ایکسکلوژن بھی دیا گیا ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کو ایک پولیٹیکل نیریٹو کے اندر جا کے لے کے جایا گیا اور اس نیریٹو کے وہ سارے پروسیس جو ہے، ڈیو پروسیس آف لا، فنڈامنٹل رائٹس، فیئر ٹرائل جو ہے، اگر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ پچھلے 52 سال سے ان کو ویلیڈیٹ کرتی آئی ہے، یا تو یہ ہوتا کہ 9 مئی کے بعد ملٹری ایکٹ آتا، 9 مئی کے بعد ملٹری کورٹس آتی، 9 مئی کے بعد 23 اکتوبر کی پہلی ججمنٹ آتی، تو پھر تو بات بنتی تھی۔ اگر وہی ججز صاحبان جو ہماری سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی ان ساری چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں اور یکدم انہیں اکتوبر میں، اور اکتوبر کے اندر بھی یہ ججمنٹ ہیسٹ کے اندر آئی ہے، یہ پہلے لگ ہی نہیں رہا تھا کیس جو، اور سوال یہ تھا کہ جی یہ جو آئیں ان کا کیا کرنا ہے، انہوں نے یکدم 1967 کا سارا لا ہی کر دیا، اور جسٹس مدر کی آبزرویشن آئی کہ اگر ان لاز کو جس طرح انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے تو کیا گلبھوشن کا ٹرائل پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے یا کسی اور سویلین کا؟ تو بالکل نہیں ہو سکتا، اور یہی جواب آیا اس کی طرف سے کہ جب آپ نے پورا امبریلا ہی لا کا ختم کر دیا ہے تو پھر تو سب کے لیے یہ ہے کہ جو مرضی کو جرم کرے پاکستان کی ریاست کے خلاف۔ ایک آنریبل جسٹس نے کمپیٹنسی کے اوپر بھی کوسچن اٹھایا کہ ایک فوجی افسر جو ہے وہ کس از ہی کمپیٹنٹ ٹو گیو اے ورڈکٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ پھر فیصلہ کہیں اور جاتا ہے، پھر وہ تو جس پر وہ انہوں نے جواب دیا کہ جی جیک برانچ باقاعدہ سب سارے آرگومنٹ سب کو پہلے وہ کرتی ہے اور اس میں لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں سارے۔ دیکھیں ضمیر، ایک تو یہ ہے کہ ایون جو 23 اکتوبر کی ججمنٹ آئی ہے انہوں نے بھی پاکستان کی جو ملٹری کورٹس کی لیگلی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور جو آرگومنٹ ایک یہ تھا کہ 175 سے بیونڈ کورٹ نہیں بننی چاہیے، اسی جج نے جو 4-1 کا آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ 175 کے بعد یہ عدالت بن سکتی ہے چونکہ پاکستان کے آئین کے نیچے اس کو اجازت ہے۔ اب اگلا یہ آگے ہے کہ لینا چاہیے نہیں، ہوا یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے یا جس پہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ورکر جو ہے اس پہ نہیں آنا چاہیے۔ ابھی کیا لا کے اندر پولیٹیکل ورکر کی ایکسیپشن ہے؟ اگر پاکستان کا کوئی شخص انڈیویجول ہے، انڈیویجول کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، پرسن، یا تو لا میں لکھ دیا جاتا یا پاکستان کے لا میکرز کو پتا ہوتا کہ کل کلاں کو اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز آئیں گے تو ہم نے اس کو اندر ٹرائی نہیں کر۔ جب آپ کا لا موجود ہے، جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے اسے انڈورس ہے، کانسٹیٹیوشن کے نیچے اسے پروٹیکشن ہے، اور آپ صرف اس بنیاد پہ کریں، اور وہ بنیادیں جو ہیں وہ آپ 52 سال سے ان بنیادوں کو کبھی بھی نہیں کہا اور نہ اس کو کسی نے چیلنج کیا، اور سپریم کورٹ 184(3) کا یکدم اختیار سما۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس ججمنٹ کی ارلی آنے کی بھی وجہ یہ تھی، یہ جو سوال اب ہے یہ سوال تو اس وقت آنے چاہیے تھے نا جب فرسٹ اسٹیج تھی، 2 ہیئرنگز، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ نومبر کے اندر جو تھا وہ نیا چیف جسٹس جو ہے وہ آنے جا رہا تھا نومبر کے اندر جو آپ کا ہے، اور اس کے اندر یہ معاملہ یہ تھا کہ شاید بینچ کی ریکمپوزیشن یا کوئی ایسا تھا، اور وہ چیزیں جن کو جسٹیفائی کیا جانا چاہیے تھا کہ کون سی ایسی بنیاد ہے کہ جس کے اوپر ہم اپنی اسٹیبلش جورسپروڈنس جو ہے جو ہم نے 52 سال سے کی ہے، 67 سے 62 سال سے ہم نے اس لا کو اپلائی کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کے اس کے نیچے ہے،
تو یکدم یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں جی یہ فیئر ٹرائل کے خلاف ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیز اور یہ سوالات اچھے ہیں اور فیڈریشن کو جواب دینے چاہیے اور ان کو جسٹیفائی کرنا چاہیے. اور ایک ججمنٹ جس کا میں نے سید زمان کی ایک ایسی ججمنٹ ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ کا 5 ممبرز بینچ ہے, انور ظہیر جمالی صاحب اس کو پریزائڈ کر رہے تھے, اس کے اندر ان ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا فیئر ٹرائل. اور وہ ججمنٹ جو ہے آپ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر گلبھوشن کے اندر گئی, جب انہوں نے سارا اس چیز کو دیکھا کہ پاکستان کے ہائی کورٹس کا یا سپریم کورٹ کا انڈیپینڈنٹ جوڈیشل اوورسائٹ موجود ہے کہ ہر چیز کو ایگزامن کر سکتے ہیں جو لا کے مطابق ہے کسی سینٹینس کو کنفرم کرنے کے اور اسی ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر گلبھوشن کا جو سوال تھا وہ پاکستان کی فیور کے اندر گیا کہ ملٹری کورٹس کے علاوہ جو پاکستان کا سسٹم ہے اس کے اندر انڈیپینڈنٹ جوڈیشل اوورسائٹ موجود ہے اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے. تو مطلب ان لارجر کانٹیکسٹ جو کوسچنز اٹھائے گئے وہ ایڈریس ہو رہے ہیں, مطلب یو ہیو رائٹلی سیڈ کہ کوسچنز آئیں گے تو لوگوں کو کلیئرٹی آئے گی. چلیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی اس پر رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ناظرین وقت اتنا ہی تھا, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.